आइए फ्रेंड्स, आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 22। तो अब देखते हैं जो आईएनडीसी, मतलब आईएनडीसी में क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, राइट। तो क्या है, जो कॉप हमारी मीटिंग्स होती रहती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, जो कि हमारी यूएनएफसीसी करवाती है, राइट। तो इनका जो 19 सेशन कहाँ हुआ था, वर्सो में, 2013 में, नवंबर में। तो इसमें सब पार्टीज़ को बुलाया गया था और कहा गया था कि आप एक एनडीसी बनाएं, मतलब नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बनाएं कि आप क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर ये जो है नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इसमें क्या है कि वर्सो COP19 और लीमा COP20, इन सब के भी मतलब आउटकम्स है, उसे भी इसमें डाला गया है अभी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, it reflects the principle of equity and common but differentiated responsibility। तो ये नाम के लिए सब दिया गया है। क्या है कि जो इक्विटी मतलब बराबरी, सबके लिए बराबरी हो, और जो बराबर नहीं है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा आप सेम रूल्स डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं डाल सकते, ये इक्विटी नहीं होगी, ठीक है। इसको इक्वालिटी नहीं कहा जाएगा, इक्वालिटी नहीं कहा जाएगा, तो इसलिए इक्विटी की ज़रूरत है। तो ये प्रिंसिपल्स उन पर लगाए जाए, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ छूट दी जाए, क्योंकि उन्हें भी इकोनॉमिकली ग्रो करने का हक है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन कर चुका है, ठीक है। तो उन पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि होनी चाहिए, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन हर किसी के ऊपर एक तरह के रूल्स को नहीं थोपा जाना चाहिए, ये कहा गया है। और फिर कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन देखना चाहिए, वो काफ़ी बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, इंडिया ने अपना जो गोल है वो कहा था कि मतलब 2020 में वो 2005 के जो लेवल्स है उससे 20 से 25% तक कम कर लेंगे, मतलब अपने जीडीपी का 20 से 25% तक उसे मतलब उस पर काम करेंगे, ठीक है। और ये देखा भी गया है कि जो 2005 से 2010 में है 10 है, वहाँ पे जो हमारे इसमें 12% की कमी आई है, ठीक है। यहाँ पे 12% उसमें कमी आई है। और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कहा भी है कि जो इंडिया है वो काफ़ी इसमें अपने काम कर रहा है, मतलब जो अपने एमिशंस है उसे रिड्यूस करने में काफ़ी अच्छी तरह से इंडिया काम कर रहा है। तो ये जो इसके जो प्रपोजल्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आईएनडीसी के जो प्रपोजल हैं, तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल आता है उसमें, ठीक है। ऐसा हमारा लाइफस्टाइल हो कि जिससे हम कि इन्वायरमेंट पे बहुत कम नुकसान पहुंचा सकें, ऑब्वियसली। फिर इन्वायरमेंट डेवलपमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, लेकिन क्लीनर हो, जिससे कि मतलब ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में हानि कम पहुँचे, एमिशन को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। जीडीपी के थ्रू इसे देखा जाए। फिर इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फ्यूजल, ऑब्वियसली रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे इसलिए हम ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी रहे, ये सब पे। फिर कार्बन सिंक को बढ़ाया जाए, जैसे कि फॉरेस्ट जो कि काफ़ी अच्छे कार्बन सिंक का काम करते हैं, पिछले चैप्टर में हमने देखा था। अडेप्टेशन, जिस पे इंडिया काफ़ी ध्यान देता है। फिर मोबिलाइजिंग फाइनेंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे हमने देखा था, किसान ये सबको हम पैसे देते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो ये सब भी फाइनेंस की भी उसके लिए ज़रूरत है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है जिससे कि वो इकोनॉमिकली अभी ग्रो कर सके, लेकिन इकोलॉजिकली भी वो सस्टेनेबल हो, तो फिर उसे वो मदद मिलनी चाहिए, जैसे सोलर पैनल्स लगाने के लिए, राइट। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, जैसे कार्बन ऑफसेटिंग, ये सब उसी में आता है। तो ये जो आईएनडीसी है, अडाप्टेशन के जो एफर्ट्स है उसमें क्या क्या आता है, सस्टेनेबल हैबिटेट्स, ठीक है। हम जो घर वर बनाते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट को इस तरह से बनाएं कि वो क्लाइमेट चेंज में कम कंट्रीब्यूट करें। फिर वाटर यूज़ एफिशिएंसीज के बारे में हम जान चुके हैं। एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस को इकोलॉजिकली सस्टेनेबल बनाया जाए। फिर हिमालयन ग्लेशियर्स और माउंटेन पर की रक्षा की जाए, उनकी उनकी जो इकोसिस्टम की रक्षा की जाए। कार्बन सिंक को इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए, फॉरेस्ट को बढ़ाया जाए। फिर वनरेबल स्पीसीज़, ये सब है, मतलब बायोडाइवर्सिटी की भी रक्षा की जाए। फिर फॉरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ होती हैं जिनका लालन पालन ही फॉरेस्ट के थ्रू होता है, उनके भी लाइवलीहुड डाइवर्जन पे काम किया जाए। इसके बारे में भी हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब आता है जो इंडिया के इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, आईएनडीसी जो इंडिया के है वो क्या है, उस पर हम ध्यान देते हैं, उस पर थोड़ा एक हम मतलब एक झांकते हैं उस पर।
तो इंडिया ने क्लाइमेट फ्रेंडली और क्लीनर पाथ अडॉप्ट किया हुआ है। हम जानते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पर हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो हमारी ईवीज़ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है, उनकी बैटरीज पे काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ मिल रही है। और किस तरह से गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है, हाइड्रोजन से बने हुए गाड़ियों पर भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है, और बायोफ्यूल्स, राइट। तो अभी काफ़ी ज़्यादा हमारी इवन जो लीडरशिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। तो हम लोग जो जो इकोनॉमी जो इंटेंसिटी है जो हमारी एमिशन की, उसे हम काफ़ी ज़्यादा कम कर रहे हैं धीरे धीरे, और इसे 2030 तक इसे 33 to 35% करने का हमारा टारगेट है, ठीक है। और फिर बाद में 40% यहाँ पे जो कहा गया है, तो जो हमारे जो पूरा जो इलेक्ट्रिक पावर हम जिससे पावर सप्लाई होती है, उसका जो 40% है वो अब आगे धीरे धीरे करके 2030 तक ऐसा हमारा टारगेट है कि उसे नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड बनाया जाए। जो कोयला होता है उससे अभी अभी काफ़ी ज़्यादा हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, वो जो पावर जनरेशन हो रहा है वो हमारा फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। वो आगे जाके उसका जो 40% है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड हो जाए 2030 तक, ठीक है। उसमें का ग्रीन क्लाइमेट फंड ये सब का भी हम हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की भी हम लोग मदद ले सकते हैं, और कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो कार्बन सिंक है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जो अभी 2.5 से लेकर उसे 3 बिलियन टन तक बढ़ाना है। मतलब उतना कार्बन को स्टोर करने के लिए हमें कार्बन सिंक्स बनाने हैं, मतलब फॉरेस्ट बढ़ाना है। और ये कवर, मतलब ये जो ट्री कवर है उसे भी 2030 तक का टारगेट दिया गया है। और बेटर क्लाइमेट चेंज के लिए इन्वेस्टमेंट्स लाना, और स्पेशली एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, हिमालयन कोस्टल, तो ये सब जो हमने पढ़ा है उन सब पे बेटर एडेप्टेबिलिटी के ऊपर काम करना, जिससे कि क्लाइमेट चेंज के से हम जूझ सकें। फिर डोमेस्टिक और एडिशनल फंड्स, ठीक है, बाहर से कहीं फंड्स की ज़रूरत है तो उसे लाना, या फिर डोमेस्टिकली हम इसे फंड्स को जनरेट करें, जिससे कि हम ये जो मिटिगेशन का काम कर सकें, ठीक है। जो रिसोर्स का जो गैप है वो हम कम कर सकें। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, किस लिए डोमेस्टिक फ्रेमवर्क इस तरह के बनाएं और इंटरनेशनल आर्किटेक्चर का हम इस्तेमाल करें, जिससे कि हम इस तरह के टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें जो कि क्लाइमेट चेंज से जूझ सकें, ठीक है। बहुत सारे इसमें मतलब क्या बोलते हैं ज्ञान की बातें ही हैं, तो आप देख लीजिए। जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ थोड़ा। ये सब याद करना एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें की पॉइंट्स क्या हैं वो पता होने चाहिए, ये नहीं कि बस जस्ट ऐसे पढ़ें और कुछ भी दिमाग में ना चढ़े, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इंडियन नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको ये समझ में आ रही है नेटवर्क होगा, तो इसमें मल्टीपल बॉडीज़ इन्वॉल्व होंगी। तो इसे लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने, ठीक है। तो इससे डोमेस्टिक रिसर्च, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पर जो डोमेस्टिक रिसर्च है उसे प्रमोट करने के लिए, और इसे पूरे कंट्री में मतलब इसमें क्लाइमेट चेंज पे काम किया जा सके इसलिए। तो ये एक नेटवर्क बेस्ड प्रोग्राम है ऑब्वियसली। इसमें 120 से लेकर 20 इंस्टीट्यूट्स इसमें शामिल है, इंस्टीट्यूशन शामिल है। 250 साइंटिस्ट इसमें पूरी हमारे देश से कंट्रीज़ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, मॉडलिंग ये सब जो होता है वो कर रहे हैं। तो ये मतलब ये चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, एक इंडिपेंडेंट इंडियन साइंटिस्ट की एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जिससे कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स निकल कर आए, ठीक है। जो हम टाइम पे आईआईटीज़ हो गए और इस तरह के आईसीआर, इस तरह के जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से रिसर्च निकल कर आता है कि किस वजह से, किस तरह से हम जो इम्पैक्ट है वो कम कर सकते हैं, हम अपने क्लाइमेट के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए हम किस तरह से बेनिफिशियल काम कर सकते हैं। तो ये सब इन तरह के जो स्टडीज़ को फंड किया जा सके, इन स्टडीज़ को करवाया जा सके, ठीक है। फिर INCCA, राइट। तो उसके द्वारा जो ये रिपोर्ट बनाई जाती हैं वो भी इसका एक पार्ट होती है, इंडियाज़ नेशनल कम्युनिकेशन नेटकॉम। और ये सब ना मिलकर जो UNFCCC है उसका ये एक पार्ट बन जाती है। UNFCCC को अपने रिपोर्ट्स भी भेजते रहते हैं। अब हम देखते हैं जो INCCA का जो रिपोर्ट है उसका फर्स्ट असेसमेंट, मतलब पहला जो उसने जांच किया था उसमें क्या पाया गया था। तो इंडिया ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 2007, ये उस स्टडी का, उस असेसमेंट का नाम था। तो पहला पब्लिकेशन निकल कर आया था जो कि अपडेट भी किया जा सका है, ठीक है। तो 2007 में पहला निकल के आया था। इसे 11 मई 2010 में रिलीज़ किया गया था, ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि जो एमिशन है हमारे जो कार्बन कंट्री में जो एमिशन है वो 58% तक बढ़ चुके हैं 94 से लेकर 2007 तक। देखा जाए स्टडी 2007 तक की गई थी, लेकिन इसे रिलीज़
2010 में किया गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी काम करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। जो डेटा को एक तरह से कंपाइल करना पड़ता है, पूरे हम कंट्री की बात करें तो उसमें टाइम लगता है। ओके, तो इसमें काफ़ी सेक्टर्स को कवर किया गया। एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्री हो गया हमारे, एग्रीकल्चर, लैंड यूज़, यूज़ चेंज, फॉरेस्ट और वेस्ट बाय सोर्सेज, इन सबको इसमें इसमें मतलब इस डॉक्यूमेंट्स में इसके बारे में लिखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर INCCA का जो सेकंड असेसमेंट आया था, इसे 4x4 असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, 4x4 असेसमेंट क्यों कहा जाता है ये भी हम देखते हैं। तो ये जो 4x4, तो हमने फर्स्ट असेसमेंट देखा 58% जो है कि जो क्या है एमिशंस बढ़े थे, और इस पर बहुत सारे सेक्टर्स को भी कवर किया गया था। और 4x4 असेसमेंट में जो हमारे क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट है वो देखा गया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से रीजन्स को, हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न घाट्स, कोस्टल प्लेन्स, राइट, इस तरह के 4 रीजन्स को इसमें मतलब स्टडी में इन्वॉल्व किया गया। और 4 सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर, वाटर, हेल्थ एंड नेचुरल इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, इसलिए इसे 4x4 कहा जाता है। ठीक है, 4x4 असेसमेंट, तो इन 4 रीजन्स में और 4 की सेक्टर्स को इसमें इसमें स्टडी की गई थी। और फिर बाद में ये देखा गया कि वार्मर सीजन्स, जो जिन सीजन्स में जो कि अभी चल रहे हैं, वार्म सीजन है, उसमें क्या है, अब टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ गया है। ठीक है, या फिर आगे जाके बढ़ेगा इन एरियाज़ में। और एक्सट्रीम रेंजेस में ये जाके 4% तक, 1 से लेकर 4% तक भी, 4 डिग्री तक भी बढ़ सकता है। उसके बाद ये देखा गया है कि जो एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब जो बारिश गिरती है उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आई है, और लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है। जैसे बाढ़ का आना सडनली, कहीं कहीं एरियाज़ में कुछ घंटे बारिश होती है और पूरे वो जो जगह है पूरा भर जाता है। ठीक है, और फिर साइक्लोन, आप देख रहे हैं हर साल कम से कम 2-3 चक्रवात साइक्लोन से वो आते जा रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। और ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। सी लेवल जो राइस है वो भी ज़्यादा, मतलब सी लेवल में जो राइस है वो भी हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 133 मिलीमीटर पर ईयर जो है कि एवरेज है, वो उस एवरेज पे बढ़ता जा रहा है। फिर हम आते हैं एग्रीकल्चर पे, तो यहाँ पे जो मेज़ होता है, राइट, वहाँ उसकी जो पैदावार है उस पर 50% तक की कमी आई है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फसल है उस पर बुरा असर पड़ता है। जब जिस वक्त धूप आनी चाहिए, जिस वक्त उसे मतलब जैसे पानी की ज़रूरत है, उस वक्त पानी ना आके कहीं कभी इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे पैदावार मतलब इस टाइम पे बारिश आ जाए, उस पर बारिश हो जाए, तो फिर उस जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो इस वजह से जो पौधों की पैदावार है उस पर काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। और फिर राइस, जो चावल है उसके भी जो पैदावार है उस पर कमी आई है। ठीक है, जैसे 4 से 35% तक, मतलब 4 से 35% तक भी उसमें जो चेंजेस है वो देखा गया है। उसके बाद फिर कोकोनट, जो हमारे नारियल है, उस पर भी उसकी जो क्या कहते हैं, यील्ड है जिसे पैदावार कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी आई है। लेकिन कुछ इस पे एक्सेप्शंस है, मतलब कहीं कहीं जगह पे ये ऐसा है नहीं भी है, हुआ है। फिर जो एप्पल है, सेब की प्रोडक्शन में भी कमी आई है। फिर जो लाइव स्टॉक होते हैं हमारे, गाय भैंस होते हैं जिनसे हम दूध ये सब निकालते हैं, उन पर भी काफ़ी बुरा असर देखा गया है। फिर फ्रेश वाटर सप्लाई पे बुरा असर देखा गया है, राइट। फ्रेश वाटर पे ऑब्वियसली कमी आई है, वो पॉल्यूशन की वजह से। फिर जो पानी है, पानी कहीं कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे पानी बहुत कम होता है, तो उससे इसकी वजह से जो वेरिएबिलिटी आती है वो उस पर भी काफ़ी कमी आई है। मतलब उस वेरिएशन भी काफ़ी हुआ है। फिर फ्लड, मतलब जो बाढ़ आने के जो रिस्क है और सूखे का रिस्क है, वो भी 10 से 30% तक बढ़ चुका है। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट और नेचुरल इकोसिस्टम्स पर किस तरह का असर पड़ा है। तो फिर इस स्टडीज़ में क्या पाया गया, तो नेट प्रोडक्टिविटी जो फॉरेस्ट है उसी की जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बढ़ी है। शिफ्टिंग बॉर्डर फॉरेस्ट स्पीसीज मिक्स, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड्स पे और बायोडाइवर्सिटी पर, और जो फॉरेस्ट के बॉर्डर्स है उन सब में क्या है कि चेंजेस आए हुए हैं, उस पर बुरा असर देखा गया है। फिर हेल्थ पर, ऑब्वियसली ह्यूमन हेल्थ पे ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेक्टर बॉर्न डिसीज होते हैं, मतलब जो फैलते हैं डिसीजेस, वो बढ़ते हुए देखा गया। उनकी वजह से जो मृत्यु दर है, जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मर रहे हैं, हीट स्ट्रेस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये
मलेरिया, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। फिर नेशनल कम्युनिकेशन, जिसे हम नेटकॉम कहते हैं, तो ये एक फ़ंड है, ठीक है। इसे बनाया गया था 2002 में, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है। इसके इसके अंडर इसे इस फैसिलिटी के अंडर इसे शुरू किया गया था। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और फिर बाद में ये जो कन्वेंशन है, तो मतलब इसमें ये कहा गया है कि काफ़ी अलग अलग लेवल में, ठीक है, इस पर बातचीत की जाएगी, इस पर काम किया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग जो क्लाइमेट चेंज है उससे जूझ सकें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरा आता है वर्क प्रोग्राम एंड रिसर्च, तो इससे क्या किस तरह के काम किए जाएंगे वो देखा गया है। तो एक इस तरह की इन्वेंटरी, ठीक है, बनाई जाए, जिसमें कि जो बेस ईयर है, ठीक है, 1994 से देखा जाए, मतलब स्टडीज़ ये सब करने के लिए 1994 को एक बेस ईयर बनाया जाए। और उसके ठीक है, उसके बाद फिर वल्नरेबिलिटी एंड अडेप्टेशंस असेसमेंट किया जाए, ठीक है। और फिर बाद में इस तरह का असेसमेंट किया जाए, और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बेस बनाया जाए। ये जो हम लोग स्टडी करेंगे उसका एक डेटा सेंटर बनाया जाए। तो अब ये जो ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी है, तो ऐसा डेटा सेंटर बनाया जाए। तो ये जो इन्वेंटरी है जो इन गैसेस की, वहाँ पे ठीक है, तो ये काफ़ी एरियाज़ को कवर करती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में कितने ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं, तो उसका एक डेटाबेस बनाया जाए। फिर एग्रीकल्चर लैंड यूज़ में कितना एमिशन होता है, फिर लैंड यूज़ चेंज और फॉरेस्ट्री, इन सब से। और फिर वेस्ट जनरेशन होता है, मतलब वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है उससे कितना ज़्यादा वो होता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, उस पर भी इसकी भी इन्वेंटरी बनाई जाए। फिर ग्रीन हाउस गैसेस का जो इन्वेंटरी की बात की जा रही है, वो उसमें कौन कौन से गैसेस आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। फिर बाद में आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आ गए, परफ्लोरोकार्बन, कार्बन हेक्साफ्लोराइड, और भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज होते हैं, उनसे जो निकलने वाले गैसेस हैं, उन्हें इस इन्वेंटरी में शामिल किया जाएगा। और इसे बेस ईयर मैंने जैसे बताया 1994 को लिया जाएगा। और ये जो एस्टिमेट किया जाएगा, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज में, उसका जो गाइडलाइंस है, किस हिसाब से उसे इस इन्वेंटरी को बनाया जाएगा, ये है जो 1996 का जो गाइडलाइंस है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब आईपीसीसी, उसके जो गुड प्रैक्टिसेस के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इसे बनाया जाएगा, जो कि 1996 में बनाए गए थे। बेस ईयर आपको याद रखना है 1994, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं हम इंडियाज़ पॉलिसी स्ट्रक्चर रिलेवेंट टू द ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन। तो अब हम मतलब हमें जो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, उसमें हमारी कुछ स्ट्रक्चर बनाए, पॉलिसीज़ बनाई, अब किस तरह से वो काम करेगा उसका एक ढांचा बनाया, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है, हमारा इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी। तो हमें हर चीज़ को मतलब इंटीग्रेट करना है, यानी कि सब अलग अलग काम करें। और फिर इसे अडॉप्ट किया गया था 2006 में। तो इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी है पहली बात, तो ये इंडियाज़ पॉलिसी स्ट्रक्चर रिलेवेंट टू GHG मिटिगेशन, फिर इसे 2006 में अडॉप्ट किया गया था। इसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, हर सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी से काम किया जाए, फालतू एनर्जी, मतलब फालतू जो ईंधन की बर्बादी है वो ना की जाए। मास ट्रांसपोर्ट पर काम किया जाए, ठीक है, जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सब उसमें आ जाता है। फिर रिन्यूएबल और इन बायोफ्यूल्स प्लांटेशन, ठीक है, जब इस तरह के प्लांटेशन लगाए जाएंगे, मतलब इस तरह के जो बायोफ्यूल जिनसे निकाला जा सकता है, उस तरह के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। फिर एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर, ठीक है, आप समझ सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद R&D की ज़रूरत है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करने के लिए R&D की ज़रूरत है, जैसे ताकि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इस तरह के हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स पे काम कर सकें, मतलब उसे आगे बढ़ा सकें। फिर आता है हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी 2006। सो ये जो पॉलिसी थी नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, उसका जो नोटिफिकेशन आया था एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, ठीक है। तो ये असेसमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे जानते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पूरा एक चैप्टर हमने पढ़ा है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे क्या होता है, ये इस पर अगर ध्यान दिया जाए, उस नोटिफिकेशन में इस पर ध्यान दिया गया था काफ़ी ज़्यादा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन।
फिर इंट्रोडक्शन ऑफ लेबलिंग प्रोग्राम फॉर अप्लायंसेस। तो आप जैसे रेफ्रिजरेटर्स और आप कुछ भी यूज़ करते हैं अप्लायंसेस, ठीक है, उस पर स्टार मार्क होता है, मतलब 5 स्टार 3 स्टार इस तरह के। तो ये जो इसे लेबलिंग सिस्टम कहते हैं। तो जो हमारे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसने इसे मैंडेटरी बना दिया, क्योंकि रेफ्रिजरेटर से आपको पता है काफ़ी ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस तरह की गैसेस निकलती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो आप तो उस इन रेफ्रिजरेटर्स के लिए तो इसे मैंडेटरी बनाया गया कि वो कितना फ्यूल एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब कितनी ज़्यादा एनर्जी की खपत करती हैं, वो कम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एलईडी लाइट्स की तरफ क्यों स्विच हो रहे हैं, क्यों स्विच कर रहे हैं, और गवर्नमेंट क्यों उस पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। बाकी जो CFL लाइट्स थे पहले वो करते थे उससे, और फिलामेंट लाइट्स होते थे, ठीक है। तो फिर ये और एयर कंडीशनर पे भी आपको इस लेवलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। एनर्जी कंजम्पशन के लिए ये स्टार्स दिए जाते हैं कि कितना कम एनर्जी कंज्यूम करती है। अगर वो कम एनर्जी कंज्यूम करती है तो उसे 5 स्टार, मतलब ज़्यादा स्टार्स दिए जाते हैं। अगर वो ज़्यादा एनर्जी की खपत करती है तो उसे कम स्टार्स दिए जाते हैं। ओके, सो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, अब इसे 2007 में मई में लॉन्च किया गया था। आप नाम से ही समझ सकते हैं, इस तरह से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हम लोग आजकल रियल एस्टेट काफ़ी, मतलब हर किसी को अपना घर चाहिए, तो इस तरह से उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो अगर हम इन्हीं बिल्डिंग्स को इस तरह से बनाएं कि वो कम से कम क्या क्या कहते हैं एनर्जी का इस्तेमाल करें, मतलब वो एफिशिएंटली एनर्जी को इस्तेमाल करें। ओके, अगर कोई उस रूम में नहीं है और वहाँ पे फिर भी लाइट चल रही है तो ये अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर इस तरह के हम सेंसर्स लगा दें, और होता भी ऐसा काफ़ी जगह में ऐसा हो भी रहा है कि वहाँ पे सेंसर लगाए तो जहाँ पे कोई इंसान है उसी वक्त वहाँ पे लाइट ऑन हो, बाकी टाइम वहाँ पे लाइट्स और फैंस ऑन ना हो, तो ये काफ़ी तरह से एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ कोड्स हैं, मतलब ये तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो गया, लेकिन ऐसा होता भी है, राइट। तो इस तरह से मतलब बनाए जा सके, तो ये कोड इस तरह का बना रहे हैं धीरे धीरे। और ऑब्वियसली वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज होता है उससे भी जूझने के लायक वो घर बनाए जा सके, फ्लड्स आ गए सडनली। ओके, तो फिर ECBC कुछ के नॉर्म्स हैं, जो ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, इसके नॉर्म्स हैं। इसे फ़िलहाल तो वॉलंटरी रखा गया है, मतलब जो क्योंकि ये जो सेक्टर है काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। जब अगर ये धीरे 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 जाके इसे ऑर्गेनाइज किया जाए और इसे फिर धीरे धीरे जाके इसे मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अभी तो ये वॉलंटरी बेसिस, मतलब जिसे कोड मतलब कोड के हिसाब से काम करना है तो करे, नहीं तो वो नहीं भी कर सकता है, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इसे ट्रैक नहीं कर सकती है फ़िलहाल। ओके, फिर हम आते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स पे। तो ये इस तरह के बिल्डिंग्स होती हैं जो कि बहुत कम इस पे कंट्रीब्यूट करती हैं, जो अर्बन क्या बोलते हैं पोल्यूशन में और क्लाइमेट चेंज में वो कम कॉन्ट्रीब्यूशंस देती हैं। तो फिर इस तरह के हम बिल्डिंग्स बनाए उसे ग्रीन बिल्डिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, उसको कम से कम यूज़ किया जाए। और फिर बाद में रीयूज़ और रिसाइकलिंग, जो भी रिसोर्सेज वहाँ पे उनको उन्हें रिसाइकिल किया जाए, उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। फिर बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑब्वियसली। फिर ये जो ग्रीन बिल्डिंग है इसे बनाने में एक्चुअली इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, लेकिन एक बार हमने उसे बना दिया तो उसे चलाने में, ठीक है, काफ़ी फिर कम कॉस्ट लगता है, ठीक है। जैसे कि आपके सोलर पैनल्स हो गए, उसे लगाने में सेटअप करने में काफ़ी पैसा लगता है, लेकिन एक बार वो उसे हमने सेटअप कर दिया तो उसे आगे जाके उसे ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है, हम अलग से हमें बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृह पे। और इसके बारे में मैंने इस पर मैंने एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बनाया था, प्लम्स में भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। तो ये जो गृह का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने, टेरी और हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने मिलकर ये कॉन्सेप्ट को इजाद किया था। तो ये मतलब जो रेटिंग है, रेटिंग टूल है, वो किस लिए होती है, कोई भी बिल्डिंग कितनी ज़्यादा ग्रीन है, मतलब कितनी एनर्जी एफिशिएंट है, तो वो उसे ग्रीननेस कहा जाता है। तो ये रेटिंग टूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर तरह के जो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं उनके लिए एक तरह के नेशनली एक्सेप्टेड बेंचमार्क्स, मतलब ये इस तरह के नॉर्म्स में अपने घर बनाया है और ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, इस सब का असेसमेंट करेगी और उस हिसाब से उसे रेटिंग देगी, ठीक है, रेटिंग सिस्टम है। तो इसके 34 क्राइटेरियाज़ हैं
और मेनली इसमें 4 क्राइटेरिया क्या है, साइट सिलेक्शन, साइट प्लानिंग, जो जगह आपने सेलेक्ट की है और वहाँ पे किस तरह की प्लानिंग हो रही है वो इसमें देखा जाता है, उस पर रेटिंग इसे दी जाती है उस बेस में। फिर कंजर्वेशन और एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो वहाँ पे रिसोर्सेज है उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और वो कितने एनर्जी को कंजर्व करती है, मतलब कितना एनर्जी को बचा रही है, ज़्यादा इस्तेमाल करिए कम इस्तेमाल करिए। बिल्डिंग ऑपरेशन और मेंटेनेंस में कितना एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। और फिर इनोवेटिव पॉइंट्स, मतलब वहाँ पे और किस तरह के इनोवेशन उस बिल्डिंग में किए गए जिससे कि जो एनर्जी की खपत है वो कम हो सके, एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा बन सके। ठीक है, इसमें ये 4 है, 34 में 34 क्राइटेरिया एक्चुअली, इसमें 4 तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे ऑप्शनल है, तो ऑब्वियसली लोग करेंगे नहीं, सीरियसली नहीं लेंगे। ठीक है, तो फिर इसके कुछ चैलेंजेस है, ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस हो गए, इसके बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, मैंने जो कि इसमें जानबूझ के लिखा नहीं है, लेकिन बेनिफिट्स आपको ऑब्वियसली समझ, आपके पास कॉमन सेंस है, आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अब बहुत सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स क्या है, मेनली एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जीज से हम एनर्जी सोर्सेस से हम आगे बढ़ेंगे, मतलब तो हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज से हम जूझ सकते हैं। उसके बाद फिर जो ये जो इंडियन बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, ये पता ही है, इसीलिए हम लोग ठीक से उसे रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इसलिए काफ़ी हद तक ये वॉलंटरी बेस्ड है और मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है। इसे मैंडेटरी करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके जो क्या कहते हैं, ये काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड है। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिफ़ाइन किया जाए। ठीक है, सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रोसेस को, बिल्डिंग प्रैक्टिसेस हैं उसे अच्छी तरह से बताया जाए, लोगों को इसके बारे में अवेयर भी किया जाए और मेनली एक तरह से मतलब नेशनली इसे थोड़ा फोकस में लाया जाए कि ये इन प्रैक्टिसेस के वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्रेहा। ठीक है, उसके बाद फिर डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं। ठीक है, तो जो आपसे आपको कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पता हो तो इसी तरह से मिनिमम से मिनिमम इन्वायरमेंट पे फुटप्रिंट अपना छोड़े, मतलब मिनिमम से मिनिमम बुरा असर अपना छोड़े, इस तरह की बिल्डिंग्स के लिए बनाना अभी फ़िलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बड़ा चैलेंज है। और फिर हम आते हैं एनर्जी ऑडिट्स पे, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करती है, तो इन पर जो क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस डालने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इन्हें रेगुलेट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मार्च 2007 में मतलब इसे कंडक्ट किया गया था, एनर्जी ऑडिट्स को कम मैंडेटरी किया गया था, जो लार्ज एनर्जी कंज्यूमिंग एरिया यूनिट्स हैं, जो कि 9 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इसमें कवर होते हैं, उसमें जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, राइट, तो उस पर ये मैंडेटरी किया गया था जो एनर्जी ऑडिट्स होते हैं। तो एनर्जी ऑडिट में क्या होता है, these unit notified as designated consumers are also required to employ certified energy managers and report energy consumption and एनर्जी कंजर्वेशन डेटा मैनुअली। सो इसमें ये कहा गया है ये जो इंडस्ट्रीज़ है इनका नाम क्या दिया गया था, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या करना है, सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर्स को, ऐसे एनर्जी मैनेजर्स को बिठाने की ज़रूरत है जो कि क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि वो उस इंडस्ट्री वाले कितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और फिर किस तरह से उसे उन एनर्जी को बचा भी रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक तरह से मैंडेटरी कर दिया गया। फिर मास ट्रांसपोर्ट पे ऑब्वियसली काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को बढ़ाए, नॉन मोटराइज्ड मोड्स, मतलब जो हमारे पर्सनल व्हीकल्स है उस पर उसे डिस्करेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आजकल रूल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वो जो कि ज़रूरत है। और फिर बाद में चेन्नई, बेंगलोर, जयपुर, इस तरह से और भी जो काफ़ी सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन्स उन सब की पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा है। इवन आजकल टायर 2 सिटीज़ में भी धीरे धीरे इसका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्लीन एयर इनिशिएटिव्स, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि एनर्जी जो पोल्यूशन है उसे कम किया जा सके, जैसे कि सीएनजी जो कि दिल्ली में अभी काफ़ी चल रहा है और फिर बाद में धीरे धीरे और भी सिटीज़ में आ रहा है। सीएनजी से काफ़ी ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है कम हो जाता है। फिर ओल्ड और पोल्यूटिंग व्हीकल्स होते हैं उसे जो आपने देखा होगा बजट में स्क्रैपिंग पॉलिसी आई थी, राइट, निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था, तो स्क्रैपिंग पॉलिसी भी इसका एक पार्ट है। ठीक है, 15 साल से मतलब जो पुराने जो व्हीकल्स होते हैं वो ज़्यादा इस तरह के जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ज़्यादा एमिट करते हैं। ठीक है, इसलिए उसे एक तरह से एक टाइम के बाद उसे छोड़ देना चाहिए। फिर मास ट्रांसपोर्टेशन, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान देना।
एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, तो ये जो हमारी जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उसने बचत बचत लैंप योजना, ठीक है, उसने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें क्या है, ऐसे इस तरह के लैंप्स होते हैं CFLs, मतलब उससे CFLs को एक्सचेंज करके क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़म्स, ठीक है, उस तरह के उसे एक्सचेंज करके इस तरह के मतलब उन्हें पैसे देना क्रेडिट से सब देते थे, ताकि वो जो ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाले डिवाइसेस को वो आप ले लेते थे और उन्हें पैसे वापस कर देते थे, जो अपने CFL ये सब से उन्हें दे देते थे, ठीक है। फिर प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स, तो आपने पढ़ाई हो गई, जो ब्लेंडिंग चल रही है आजकल, ब्लेंडिंग होती है, जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ गैसोलीन 5%, तो इससे गैसोलीन मतलब ये एक तरह का बायोफ्यूल होता है, और आजकल इवन फ्लाइट्स में इसे यूज़ किया जा रहा है, और भी बहुत जगह से यूज़, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में से इसका पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। तो ये बायोडीजल परचेज पॉलिसी है इसे, और इसे भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, स्पेशली पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इवन DRDO में मैंने खुद देखा है काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है। फिर अब आते हैं इंडियन सोलर लोन प्रोग्राम। तो इन अप्रैल 2003 UNEP, ठीक है, इन्होंने थ्री ईयर प्रोग्राम क्रेडिट फैसिलिटी का एक मतलब क्रेडिट देने के लिए, लोग को पैसे देने के लिए, क्रेडिट मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं होते, मतलब एक तरह से इस तरह से मतलब सहायता की जाए कि वो सोलर मतलब ये जो सोलर है, सोलर एनर्जी की तरफ अपना रुख कर सकें। स्पेशली सदर्न इंडिया में इसे काफ़ी इस पर फोकस किया गया था, सोलर होम सिस्टम्स में इसमें। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपके प्लम्स में डाला था। तो कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, ठीक है, और अपने साथ में और रूरल बैंक से उनके साथ पार्टनरशिप करके UNEP उन्होंने एक लोन प्रोग्राम किया था, क्योंकि ये बैंक्स हैं तो वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेशली जो कर्नाटका स्टेट है और केरला स्टेट में इसे फोकस दिया है, ताकि लोग क्या हैं, लोगों को लोन दिया जाए और अपने अपने घरों पे सोलर जो डिवाइसेस हैं वो लगा सके, सोलर पैनल्स लगा सकें, और वो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। और इवन बैंगलोर में तो मैंने खुद देखा है कि काफ़ी ज़्यादा घरों में जो गर्म पानी होता है उसके लिए सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, वो सोलर के थ्रू ही वहाँ पे पानी गर्म किया जाता है। फिर आता है नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। सो ICAR है जो हमारा, उन्होंने ये लॉन्च किया था, ये जो इनिशिएटिव है निकरा जैसे शॉर्ट में कहा जा सकता है, 2010 से 11 के बीच में। इसके लिए जो पैसे थे वो 350 करोड़ किए गए थे, और फिर इसमें मतलब अलॉट किए गए थे। और ये इससे क्या होता है, जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी जो रेजिलियंस है, मतलब इन सब से जूझने की, एग्रीकल्चर क्रॉप्स ये सब, तो उसके लिए इसे किया गया था, मतलब इसे अलॉट किया गया था। तो इसमें इस ये जो प्रोजेक्ट है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक रिसर्च एडाप्टेशन मिटिगेशन, तो ये आपके बारे में आपको पता ही होगा कि रिसर्च किया जाए जिससे कि एडाप्टेशन और मिटिगेशन किया जा सके क्लाइमेट चेंज पे। फिर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, तो जिससे कि टेक्नोलॉजी जो है उसे हमने कोई एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, लेकिन जो किसान है उसे नहीं पता उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसे सिखाया जाए, उस फार्मर को बताया जाए कि किस तरह से आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज से हम बच सकें, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से हम लड़ सकें। फिर स्पॉन्सर्ड एंड कम्पिटिटिव रिसर्च, ठीक है, तो फिर हम जो ऐसे रिसर्च की इन सब में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और हम देख भी रहे हैं कि पिछले भी स्लाइड्स में कि किस तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, साइंटिस्ट को मिलाकर काम किया जा रहा है, तो इस पर रिसर्च की और ज़्यादा ज़रूरत है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, तो बहुत स्टेक होल्डर्स में कौन कौन लोग आ गए, इंडस्ट्रीज़ भी आ गई, इसमें हर कोई आ गया, जो जिस का इन्वायरमेंट से कोई भी काम मतलब कुछ भी लेना देना है, जो कि हर इंसान का है, हर जीव जंतु का है, तो फिर उन सब के लिए भी कुछ किया जा रहा है। फिर हम आते हैं BSc ग्रीन एक्स, तो आप BSc से समझ सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो उससे कुछ रिलेटेड होगा। तो ये जो G-ट्रेड है, G-ट्रेड कार्बन एक्स रेटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, G-ट्रेड, तो एक कंपनी है जो कि इंडिया में बेस्ड है। इसे BSc मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ग्रीन एक्स इंडेक्स ने मिलकर बनाया था, ठीक है। तो ये जो BSc ग्रीन एक्स इंडेक्स है, ठीक है, इसमें टॉप 20 कंपनीज होती हैं, जो कि मतलब क्या करती हैं, मतलब जो कि कार्बन एमिशन कम करती है, और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और टर्नओवर, मतलब इन सब के हिसाब से कार्बन एमिशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और टर्नओवर, इन सब को अगर देखा जाए
इन सब में वो टॉप में है, वो कंपनीज टॉप 20 कंपनीज हैं। तो वो सब इस इंडेक्स में मिला, मतलब इंडेक्स में उन्हें चिन्हित किया जाता है, मतलब उसे इंडेक्स में उसे रैंकिंग दी जाती है। तो ये जो रैंकिंग है वो कैप वेटेड फ्री फ्लोट मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन वेटेज इंडेक्स है। ठीक है, तो इसमें इस लिस्ट में BSE 100 इंडेक्स में इसे डाला गया है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनीज़ हैं, अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस में। तो ये एक साइंस प्लान है, ठीक है। इसे 21st जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टीज़ की UNFCCC में द्वारा पेरिस में, उसमें इसे रिलीज़ किया गया था, ठीक है, दिसंबर 2005 में। फिर हम आते हैं नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCC। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2015 से 2016 में इसे सेटअप किया गया था, इस स्कीम को। तो इसका मतलब इसका एम क्या है, इसका ध्येय क्या है, उसे अडेप्टेशन जो एक्टिविटीज़ है उसे सपोर्ट करना, और जो एडवर्स इम्पैक्ट है मतलब मिटिगेशन और अडेप्टेशन पे काम करना, ठीक है। ये मैंने आपको समझा सका है किस तरह से अडेप्टेशन काम करता है, किस तरह से मिटिगेशन पे हम काम करते, मतलब मिटिगेशन क्या होता है। तो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू अडेप्टेशन, ठीक है, सेक्टर्स में जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वाटर, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म, इन सब में जो है अडेप्टेशन पे काम कर रहा है, ये इस फंडिंग के अंडर मतलब एलिजिबल है NAFCC। तो ये फंडिंग है, ठीक है। फिर नेशनल बैंक हमारा जो NABARD होता है वो इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, मतलब वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि जो सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर ये सब, उन पर वो अडेप्टेशन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे सकें। फिर कुछ और 24 अदर क्रिटिकल इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए हैं जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी इन पावर, ठीक है, पावर जनरेशन। तो ये इनिशिएटिव्स यहाँ पे दिए गए हैं, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन, कंबाइंड साइकिल। फिर टेक्नोलॉजी पे आगे जैसे आगे नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स बनाए जाएँ। फिर क्लोज्ड साइकिल 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाए जाएँ, ओके। उसके बाद एफिशिएंट ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और हाइड्रो पावर पे काम किया जाए, मतलब इन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जाए। ये टेक्नोलॉजीज़ ऑलरेडी अभी नहीं है लेकिन उन पे काम किया जाए। फिर अदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स जैसे RETs फॉर पावर जनरेशन हो गए, बायोमास बेस्ड पॉप अप जनरेशन टेक्नोलॉजीज़, विंड एनर्जी, स्मॉल स्केल हाइड्रो पावर, ग्रिड कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, सिस्टम्स। और फिर RETs फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स हो गए। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स पे काम जाए, जिससे कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि जिससे कि बेटर डिज़ाइन, मतलब जो एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक इवेंट्स उससे बचा जा सके, फ्लड्स ये सब हो गए। फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ताकि साइक्लोन आने से पहले या फिर फ्लड्स आने से पहले अच्छी तरह से कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है, इस तरह की बातें। और फिर प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल एरियाज़ के लिए बहुत सारे जो मेजर्स लिए जा सकें जिससे कि कोस्टल एरियाज़ की प्रोटेक्शन हो सके, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए जाए, राइट। और रीजन ओशन मॉडलिंग सिस्टम बनाया जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर का ओशन एटमॉस्फेयर वेरिएबिलिटी स्टडीज़ की जाए ट्रॉपिकल ओशंस में, ऑब्वियसली साइक्लोन से सबके लिए। फिर बाढ़ के लिए हाई रेजोल्यूशन स्टॉर्म सर्च मॉडल बनाए जाए, कोस्टल एरियाज़ के लिए सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप कल्टिवेटर्स, राइट, कल्टीवर्स। फिर बाद में कम्युनिटी अवेयरनेस, लोगों को वहाँ के लोगों को अवेयरनेस दी जाए, वार्निंग सिस्टम्स बनाए जाए, साइक्लोन फ्लड और टाइमली उसकी फोरकास्टिंग हो सके, राइट। पहले फोरकास्टिंग हो, उसके बाद कम्युनिकेशन हो पाएगा। फिर प्लांटेशन, और मतलब वहाँ पे जो मैंग्रोव्स है ताकि उन एरियाज़ को बचाया जा सके बाढ़ से। फिर हेल्थ सेक्टर में जो हमारे पब्लिक है, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, उस बर्डन को किसी तरह से कम किया जा सकता है, उन्हें इन्हांस किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए। उसके बाद फिर अप्रोप्रिएट कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट के, ठीक है, जो सेंट्रल स्टेट लेवल है, लोकल लेवल है, उस पर ये जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है उसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसे चेक किया जा सकता है। ये सब भी इस पर भी करना बहुत ज़रूरी, काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बड़ा चैप्टर था ये। तो होपफुली आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा इस चैप्टर पे, और आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।